नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि 2024 की बिसात बीत चुकी है और अपने अपने तरीके से उस बिसात के सहारे सियासत साधने की तैयारी जोर पर है। एक तरफ बेंगलुरु है तो दूसरी तरफ दिल्ली है। बेंगलुरु में तमाम विपक्ष के जो मतलब सत्ता में अभी नहीं है उनकी बैठक है और दिल्ली में एनडीए की बैठक है जो सत्ता में है। बात हम एनडीए की बैठक की कर रहे हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि एनडीए की बैठक में 30 दल शामिल हो रहे हैं और उन दलों में अन्ना द्रमुक को छोड़ दें जो बीजेपी को तमिलनाडु में चुनाव जीतने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावे जितने भी दल हैं आज की तारीख में एनडीए के साथ, वो अधिकांश ऐसे दल हैं जो बीजेपी के परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेंगे। चाहे वो राजभर हो, चाहे चिराग हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे पारस हो, जो भी दल हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट के जितने दल हैं उनमें तो अधिकांश का कोई सांसद भी नहीं है। 17 ऐसे दल हैं जिन दलों में 30 में 17 ऐसे दल हैं जिनका एक सांसद भी नहीं है। लेकिन बैठक के सहारे संदेश देने की कोशिश होगी कि भाई हम सब लोग भी जो हैं मजबूती के साथ 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के रूप में खड़े हैं। देखना यह है कि अजीत पवार और जो शिंदे गुट के जो सांसद हैं वो किस तरीके से पहुंचते हैं, क्योंकि अजीत पवार को लेकर फिर चीज़ें चलने लगी हैं, अलग अलग तरीके का बयान आना शुरू हो गया है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब के इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों में से किसी खेमे के साथ नहीं है। और इसके अलावा टीडीपी और अकाली दल, 5 कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ऐसे फोर्स हैं जो किसी के साथ नहीं है। सरकार मोदी के का है तो वो मोदी के साथ है। पता नहीं जब मोदी बहुमत में नहीं होंगे तो ये लोग क्या करेंगे। नवीन पटनायक हो, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे टीडीपी वाले हों या अकाली दल वाले। अकाली दल और टीडीपी तो बाहर है, अकाली दल तो बाहर ही है। ऐसे में बीजेपी पर और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा दबाव है। दबाव ये है, जिस तरीके की सियासत चल रही है और जो अंदाज है बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में अगर ये गठबंधन मजबूती के साथ डटा रहा, दिल्ली और पंजाब को भी जोड़ लीजिए, तो फिर ये सारे ऐसे स्टेट हैं जिनमें बीजेपी के 175 से ज़्यादा सीट हैं। और इन सीटों में अगर कमी हुई, यूपी को भी इसमें जोड़िए, अगर कमी हुई तो फिर बहुत मुश्किल होगा बहुमत में बने रहने का। और बहुमत में अगर नहीं रहे फिर नवीन पटनायक किनके साथ जाएंगे, जगन रेड्डी किसके साथ जाएगा, अकाली दल किसके साथ जाएगा, कहना मुश्किल है। और ये सभी लोग मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़के दिल्ली पहुँचेंगे। और चिंता मोदी की यही है कि जो 272 का जो मैजिक फिगर है उस फिगर को हम कैसे मेंटेन रखें। और उसको मेंटेन रखने के लिए जिस तरीके की मजबूत सहयोगी की ज़रूरत बीजेपी को है, साउथ इंडिया में ही सही 100 से ज़्यादा सीट है उन इलाके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में, वहाँ अभी भी इनके साथ कोई मजबूत सहयोगी नहीं है।
और मजबूत सहयोगी नहीं होने की वजह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर कर्नाटक में गड़बड़ाया तो फिर बहुत मुश्किल होगा संभालना इनको, क्योंकि 134 सीट वो है, उसमें कर्नाटक में बेहतर परफॉर्मेंस पिछले लोकसभा चुनाव में इनका रहा है। ये समझने की जरूरत है। इसलिए सबसे ज़्यादा दबाव में मोदी है, क्योंकि संघ ये देख रही है कि जिस तरीके से बिहार में, बंगाल में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन, महाराष्ट्र में, दिल्ली में और पंजाब में और तमिलनाडु में जिस तरीके की गठबंधन, और तेलंगाना में जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर गठबंधन तैयार हो रही है, बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा पिछले चुनाव की तरह चुनाव जीतना। 2019 को दोहराना संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों में, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र का वो हिस्सा हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ कर्नाटक हो, जहाँ सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, और पिछले 2019 के चुनाव में बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी इन राज्यों में, वो परफॉर्मेंस फिर से मोदी दोहराएंगे, ये संघ और बीजेपी के लोग भी नहीं मानते हैं। गुजरात में भले आप सारा का सारा सीट फिर एक बार जीत लीजिए, लेकिन बाकी राज्यों में वो परफॉर्मेंस आप दोहराने की स्थिति में नहीं है, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में दबाव मोदी पर, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मोदी पर दबाव इसी बात को लेकर है कि अगर 200 से नीचे अगर सीटें आई, अभी 301 हैं उनको, तो फिर क्या होगा। इसलिए ये एनडीए की बैठक मोदी की अग्नि परीक्षा है, और अग्नि परीक्षा इसलिए है कि अगर इस तरीके के कम्बिनेशन में नवीन पटनायक, टीडीपी को अगर आप लेना चाहते हैं, चंद्रबाबू नायडू, अकाली दल, ये सारी ऐसी पार्टियां हैं, इससे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है तो इन राज्यों में आपको खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस उड़ीसा में भी, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी आपको स्पेस देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं के वोट बैंक के सहारे आप वहाँ पे सीटें जीते थे। वो अब चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। बंगाल की ही बात करिए, 18 सीट आप जीते थे। अगर वहाँ पे ये स्थिति बन गई तो आपका जो वोटर, जो सीपीएम और कांग्रेस का वोटर जो आपके पास गया था, अगर वो वोटर लौट आया जिस तरीके से पंचायत चुनाव में देखने को मिला है, तो फिर क्या होगा। ये सारी चिंताएं संघ को भी है और बीजेपी को भी है। और ऐसे में 18 तारीख की बैठक सिर्फ औपचारिकता है या फिर उससे कोई नई चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अभी भी चिराग और पारस को लेकर जो मतभेद है, उस मतभेद को बीजेपी अंडर टेबल कोई समझौते के बिंदु पर खड़ा नहीं किया है। अभी भी मतभेद उसी तरीके से, दोनों हाजीपुर सीट को लेकर दो हाथ करने को तैयार है, जबकि बिहार में महागठबंधन पहले से ही मजबूत है। और ऐसे में इस तरीके की लड़ाई अगर होगी चाचा भतीजा में, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं नागमणि के मिलने से, और वो जाएंगे या नहीं जाएंगे कहना मुश्किल है। तो जो एक फोर्स बनाने की तैयारी जो बीजेपी की तरफ से हो रही थी एनडीए के माध्यम से, वो फोर्स तो बिहार में ही कमज़ोर होता दिख रहा है, क्योंकि जो नियत आपकी है, आप एनडीए की बैठक जरूर बुला रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये है कि 2 दलीय व्यवस्था इस देश में लागू हो जाए। एक तरफ कांग्रेस रहे तो दूसरी तरफ बीजेपी रहे, और इस 2 दलीय व्यवस्था लागू करने को लेकर आपकी जो मंशा है, वो उस मनसे का शिकार अगर कोई हो रहा है तो आपके साथ जो दल है वही हो रहे हैं, क्योंकि आप सबको जो ऑफर दे रहे हैं कि आप जो पार्टी चला रहे हैं चलाइए, लेकिन चुनाव लड़ना होगा मेरे ही सिंबल पर। ये बड़ी शर्त है, क्योंकि आपको, इनको भी पता है और वो भी समझ रहे हैं कि 2024 के परिणाम में अगर इस तरीके से एनडीए के घटक दलों को सीट दी गई और वो सीट भी बीजेपी के आधार पर वो जीत कर आए, लेकिन रिजल्ट के बाद अगर पलट गए तो फिर क्या होगा। क्योंकि कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं एनडीए में रहते हुए भी मोदी और शाह
के व्यवहार से क्षुब्ध हैं, तो फिर क्या होगा। इसलिए कई तरह की चीज़ों को लेकर 18 तारीख पर दिल्ली पर नज़र रहेगी और हमें लगता है कि मोदी जो दिखाना चाह रहे हैं, वह विपक्षी एकता की बैठक 18 तारीख को बेंगलुरु में हो रहा है तो हम इधर बैठक कर रहे हैं, वो बैठक तभी सार्थक होगा या तभी प्रभावी होगा जो ऐसे दलों के साथ आप वहाँ पर बैठक सामने आमने सामने बैठिए जो आपके बैसाखी पर चुनाव नहीं जीतता हो। आप उनके बैसाखी से 10 सीट जीत सकते हैं। ऐसी पार्टियां अगर आप जोड़ने में कामयाब हुए तब तो आप 2024 में कंफर्ट स्थिति में नहीं तो लेकिन लड़ाई में आप रहिएगा, सत्ता में हाथ में वापसी हो सकती है। लेकिन ऐसी पार्टियां जो आप ही के बैसाखी से, आप ही के वोट बैंक से अपना कुछ वोट बैंक मिलाकर सांसद बनेगा, तो उससे आपके ग्राफ में क्या बढ़ोतरी होगी। राजभर के साथ आने से यूपी में आपका पूर्वांचल की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन राजभर जितनी सीटों पर चुनाव जीतेगी वो सीट पर जो वोट आपका है वो तो सिर्फ आपका वोट ट्रांसफर, वो कितने वोट को ट्रांसफ़र कराने की स्थिति में है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और यही चीज़ मायने रखेगा कि 18 तारीख की बैठक का मतलब क्या है। चिराग वोट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पारस क्या वोट को ट्रांसफ़र करने की स्थिति में है? कुशवाहा क्या वोट को ट्रांसफ़र करने की स्थिति में है? राजभर अपने वोट को ट्रांसफ़र करने की स्थिति में है? अन्ना द्रमुक आपको ट्रांसफ़र करा सकता है, आप अगर वहाँ लड़ेंगे तो आपको अन्ना द्रमुक ट्रांसफ़र करा सकता है। लेकिन अगर आप पंजाब में किसी दूसरी पार्टी से के साथ अगर चुनाव का गठबंधन करेंगे तो वो आपको वोट ट्रांसफ़र करा सकता है। इसी तरीके से जो 30 छोटी छोटी पार्टियां जो आप जिनके साथ कहने को आप एनडीए की बैठक करने जा रहे हो, चलिए कम से कम ये बड़ी बात है कि 2014 के बाद पहली बार एनडीए की बैठक हो रही है इस तरीके से। मतलब मोदी भी समझ रहे हैं कि 2024 कितना मुश्किल है। अब देखना ये है कि 18 की बैठक के सहारे मोदी संदेश क्या देना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया पूरी तौर पर तो उनके संदेश को प्रसारित करने के लिए तैयार है ही, लेकिन बाकी जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो कितना मोदी के इस पहल से आश्वस्त होते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि 2024 मोदी के लिए कितना मुश्किल है या कितना आसान है।